नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राजस्थान संकट पर आज दिल्ली में मंथन, सोनिया गांधी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे माकन, खड़गे गहलोत गुट पर बड़ा एक्शन संभव। शांति धारीवाल से खास बातचीत में संसदीय मंत्री हूं मैं, विधायक खुद सीएमआर की बैठक से पहले मेरे पास आए, हमने अनुशासन नहीं तोड़ा। गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर ग्रहण, जयपुर में माकन ने नहीं की बात, हाईकमान की नाराजगी से कराया अवगत। जयपुर में आज 4 घंटे बिजली कटौती, नवरात्रि में दिवाली मेंटेनेंस वर्क, सुबह 10 से 2, दोपहर 2 से 6 बजे पावर कट। गौवंश के बाद लंपी स्किन बीमारी फैली, हिरण में कातरला रेस्क्यू सेंटर में 25 हिरण की मौत, 7 बीमारी से हैं ग्रसित। राजस्थान कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर 2 दिनों से मचे घमासान को हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद हुए घटनाक्रम को अनुशासनहीनता माना गया। कांग्रेस की कार्यकारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। इधर सोनिया गांधी निवास पर 10 जनपद पर मंगलवार सुबह 11 बजे के बाद से ही पार्टी के बड़े नेता पहुंचने लगे हैं। इसमें अंबिका सोनी, गिरिराज व्यास, राजीव शुक्ला जैसे नेता शामिल हैं। ऑब्जर्वर बनकर जयपुर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इस पर रिपोर्ट पर सोनिया गांधी बैठक करेंगी। माना जा रहा है कि राजस्थान संकट को लेकर आज बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इससे पहले सोमवार शाम को सोनिया गांधी के आदेश के बाद अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे घटनाक्रम पर लिखित रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके खेमे के 3 मंत्रियों और कुछ विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और सरकारी मुख्य सचेतक और जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। अजय माकन और खड़गे की रिपोर्ट में रविवार और सोमवार के घटनाक्रम का फैक्चुअल ब्यौरा देने के साथ विधायक दल की बैठक के पैरेलल शांति धारीवाल के घर बैठक बुलाने को हाईकमान के आदेशों और पार्टी के स्थापित परंपरा का उल्लंघन करते हुए एक्शन लेने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में इस घटना को कांग्रेस हाईकमान को सीधी चुनौती और अनुशासन तोड़कर पार्टी की छवि खराब करने वाला बताया गया। राजस्थान सरकार में मचे सियासी संकट के बीच 3 बार बाड़ेबंदी से सरकार बचाने वाले 102 विधायकों की अपने आवास पर मीटिंग कर संसदीय कार्य एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल सुर्खियों में आ गए हैं। सरकार के ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने उनकी बुद्धि पर टिप्पणी की तो प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आलाकमान के आदेश पर बुलाई विधायक बैठक की पैरेलल धारीवाल के आवास पर बैठक को प्रथम दृष्टता अनुशासनहीनता बता दिया। इन सब विवादों को लेकर सबसे वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल से बातचीत, गहलोत के करीबी मंत्री ने फिर पूछा कौन कर रहा है बदलाव, यहाँ जो कुछ है गहलोत ही है। हमने 50 साल से आलाकमान का आदेश माना है और आगे भी मानेंगे। हमने पूरी जिंदगी पार्टी की सेवा की है, कभी अनुशासन नहीं तोड़ा। मैंने नहीं बुलाया एक भी विधायक को, सब स्वतः आए हैं। माकन और खड़गे बात करने नहीं आए थे, वे तो सिर्फ एक लाइन को रेजुलेशन लेने आए थे जिसे आलाकमान से पास करवा दिया जाए। ये विधायकों को मंजूर नहीं था। विधायक खुद सीएमआर की बैठक से बहुत पहले मेरे घर आ गए थे, अपने आप आए थे। मुझे तो फोन करके कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। काफी तादाद में आए तो मैंने कुर्सियां लगवा दी। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, इसीलिए सारे विधायक मेरे पास आए हैं। उनमें नाराजगी है कि एक लाइन का प्रस्ताव क्यों मांगा जा रहा है। सभी विधायकों की बात सुनी जानी चाहिए, उनकी नहीं सुनी गई, इसलिए नाराज थे। बैठक चलते चलते 7 से 8 बज गए। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के खुले विद्रोह के बाद गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पार्टी हाईकमान की तैयारियों पर ग्रहण लग गया है। विधायकों के विद्रोह तेवरों के चलते पायलट की राह फिलहाल जरूर बाधित हुई है, मगर इस घटनाक्रम से गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावनाओं पर संशय के बदलाव गहरा गए हैं। इस विकट संकट में मद्देनजर जयपुर से दिल्ली तक मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है और इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान अध्यक्ष पद के लिए गहलोत से इतर विकल्पों पर भी विचार मंथन कर रहा है।
हालांकि विधायकों के हाईकमान का आदेश नहीं मानने की अनुशासनहीनता के बावजूद नेतृत्व ने संयम बरतने की रणनीति अपनाने का संकेत दिया और इसके अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया के लिए कहा। आपको बता दें कि इस बावजूद भी साफ नहीं हुआ कि गहलोत अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेतृत्व की पसंद के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे या नहीं। वहीं रविवार शाम राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई। बैठक से पूर्व ये पूरी तरह स्पष्ट था कि गहलोत ने न केवल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे बल्कि उनका निर्वाचन तय था। जयपुर में हुए घटनाक्रम के बाद दिल्ली लौटे कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षकों और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ सोनिया गांधी की हुई बैठक के बाद राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने सार्वजनिक रूप से गहलोत और उनके समर्थक विधायकों के तेवरों को अनुशासनहीनता बताते हुए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले नवरात्रि के दौरान भी मेंटेनेंस का काम जयपुर डिस्कॉम में जोरों पर है। आज जयपुर में 4 घंटे बिजली कटौती होगी। शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ेगा। भंगरोटा, नारायण विहार, जय सिंहापुर रोड, विद्याधर नगर, सीकर रोड, हरमाड़ा, निरंद मोड़, टोड़ी मोड़, झोटवाड़ा और जगन्नाथपुरी, सिंह भूमि ऑफिसर्स कैंपस, पानीपेच, आरपीए रोड, नौ दुकान, नेहरू नगर, दिल्ली रोड, गांधी सर्किल, हीदा की मोरी, चांदमार, रावट चौराहा, सूरजपोल मंडी, गोवर्धनपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर, परसामनपुरिया सर्किल, बडराना, रोहिणी विहार, पेंटर कॉलोनी, पटेल नगर समेत करीब 1/4 शहर में बिजली गुल रहेगी। बाड़मेर में लंपी स्किन डिजीज अनकंट्रोल होती जा रही है। हजारों गौवंश की मौत हो चुकी है। अब गौवंश के बाद वन्य जीवों में भी तेजी से फैल रहा है। जिले के धोरी मन्ना कातरला रेस्क्यू सेंटर में 25 से ज्यादा हिरण की बीमारी से मौत हो चुकी है। रेस्क्यू सेंटर अथक प्रयास के बाद भी हिरण को बचा नहीं पा रहे हैं। संस्थान का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। दरअसल जिले के धोरी मन्ना नेशनल हाईवे पर 2.5 साल पहले वन्य जीवों को बचाने के लिए अमृत देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान कतरला की शुरुआत हुई थी। रेस्क्यू कर वन्य जीवों को बचाया जाता है, साथ ही आवारा पशुओं से वन्य जीवों को बचाकर व बीमार जीवों को रखा जाता है। संस्थान में 130 से 135 हिरण थे। इसमें से 35 हिरण लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित हो गए। 25 हिरण की मौत हो चुकी है। संस्थान के किशोर भादु का कहना है कि पिछले 1.5 माह से हिरणों में लंपी स्किन के लक्षण दिख रहे हैं। हमारे रेस्क्यू सेंटर में 130 से 135 हिरण थे, जिसमें से 30 से 40 हिरणों को लंपी के लक्षण पाए गए हैं। अब तक 1 माह में 25 हिरणों की मौत हो चुकी है। 7 से 8 हिरण अभी भी लंपी से ग्रसित हैं। पैरों में सूजन के बाद कीड़े पड़ना, आंखों व शरीर पर गांठें बनना, फूटना, नाक में पानी बहना सहित कई लक्षण हैं। संस्थान में वर्तमान में 110 के आसपास हिरण बचे हैं। हिरण के अलावा संस्थान में कबूतर, नीलगाय, खरगोश, मोर भी है। यह वर्तमान में 7 हिरण लंपी स्किन की बीमारी से ग्रसित हैं। इलाज के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रेस्क्यू संस्थान के लोग अपने स्तर पर हिरणों का इलाज करवा रहे हैं। हिरण में भी लंपी स्किन बीमारी का लक्षण गौवंश जैसे ही है। पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें, आंखों के नीचे गांठ, कीड़े पड़ना, नाक में पानी बहना या हिरण में लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हिरण भी इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नागौर जिले में श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक के भिड़ंत हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं से भरी बस कुचेरा थाना क्षेत्र के झुंझलाल से दर्शन कर नागौर की ओर आ रही थी, जबकि ट्रक नागौर से कुचेरा की तरफ आ रहा था।
अठियासाना गांव के पास दोनों की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को निकाला और नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। सीओ विनोद कुमार ने देर रात करीब 12:30 बजे झुंझाला से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस की अठियासन गांव के पास ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग मोहन राम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 5 महीने की बच्ची मोनू ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर नागौर के जेएलएन अस्पताल भेजा गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। गंभीर घायलों को इलाज के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। विनोद कुमार ने बताया कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल सतराम ने दम तोड़ दिया। मृतक मोनू और मोहन राम का शव नागौर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि सतराम का शव पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अजमेर में प्राइवेट कंपनी में जॉब लगवाने के नाम पर युवाओं से हजारों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लग गई है। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है, जबकि एक अन्य आरोपी की भी पुलिस तलाश कर रही है। पीड़ित ने मामले में कोतवाली थाने में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को ईदगाह रातीडांग और अजमेर निवासी शाहीन और जेपाली निवासी हैदर अली को दबोच लिया है। उनसे पुलिस धोखाधड़ी के मामले के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस आरोपियों के तीसरे साथी अब्दुल यूसुफ की भी तलाश कर रही है। पुलिस मामले को खुलासा करेगी, उसके बाद ही आरोपियों की सच्चाई सामने आ सकेगी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने कई युवाओं को धोखाधड़ी का शिकार बनाया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से कई वारदातें खुलने की संभावना है। गांधी कॉलोनी बोरखेड़ा कोटा निवासी पीड़ित समीर अहमद पुत्र सबीर अहमद है। उसने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आई कर रखी है। वह जॉब की तलाश कर रहा था। करीब 3 महीने पूर्व उसके मोबाइल पर कॉल आया और उसे विभिन्न प्राइवेट क्षेत्र की बड़ी बैंक में जॉब लगवाने की बात कही गई। इसके लिए ऑनलाइन अपनी योग्यता संबंधित दस्तावेज को कहा गया। उसे बताया गया कि 1850 रुपए ड्रेस कोड चार्ज देना होगा। उसने झांसी में आकर रवि नाम के व्यक्ति के मोबाइल फोन पर फोन पे से ऑनलाइन शुल्क जमा करा दिया। उसके 2 दिन बाद उसे बताया कि झोटवाड़ा जयपुर में 7 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, इसीलिए वह जयपुर चला गया। वहां पर जॉब अटेम्प्ट कंपनी का निदेशक अब्दुल यूसुफ खान मिला। उसने 500 रुपए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लिए थे। उसने बताया कि 15 दिन की ट्रेनिंग कालाबाग अजमेर में होगी। राजस्थान में सरकार में चल रहे सियासी भूचाल के बीच गहलोत सरकार ने भाजपा मेयर सौम्या गुर्जर को पद से बर्खास्त कर दिया। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद सरकार को कोर्ट ने 2 दिन तक कार्रवाई नहीं करने का समय दिया था। कल छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट का दिया गया समय पूरा हो गया था, जिसके बाद स्वतः शासन विभाग ने पद से बर्खास्त करने का प्रस्ताव तैयार कर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के पास भिजवाया था। मंत्री धारीवाल ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्री से मिली मंजूरी के बाद स्वतः शासन विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए मेयर को पद से बर्खास्त करते हुए उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया। इधर जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर के पास अब केवल हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। विधि विशेषज्ञ अशोक सिंह की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए उसके तहत मेयर सौम्या गुर्जर न्यायिक जांच की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। उनके पास अब एक यही विकल्प बचा है। कांग्रेस की राजस्थान इकाई में संकट को लेकर पार्टी के दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज अपनी लिखित रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनहीनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार माने जाने वाले कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। राजस्थान के इस पूरे घटनाक्रम से गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मुकुल
वासनिक खड़गे, कुमारी शैलजा और कुछ अन्य नामों को लेकर अटकले हैं। वैसे कमलनाथ ने कहा कि उन्हें अध्यक्ष पद में कोई दिलचस्पी नहीं। जयपुर में विधायक दल की बैठक नहीं हो पाने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों के वस्तुत्व भागी रुख अपनाने के बाद खड़गे और माकन सोमवार को दिल्ली लौटे और कांग्रेस अध्यक्ष के आवास 10 जनपद पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे। सोनिया गांधी के साथ 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली मुलाकात के बाद माकन ने कहा कि जयपुर में रविवार शाम विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति से बुलाई गई थी। अजय माकन ने पत्रकारों से ये भी कहा कि मैंने और खड़गे जी ने राजस्थान के घटनाक्रमों के बारे में सोनिया जी को विस्तार से बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमसे पूरे घटनाक्रम पर लिखित रिपोर्ट मांगी है। आज रात या कल सुबह तक हम ये रिपोर्ट दे देंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार रात को मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी, लेकिन गहलोत के वफादार कई विधायक बैठक में नहीं आए। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक की और फिर वहां से वे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलने चले गए थे। राजस्थान कांग्रेस के सियासी संकट का अभी तक हल नहीं निकला है। इसी बीच राज्य के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के लगभग 1.5 दर्जन नेता मुख्य भूमिका में सक्रिय हैं, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नेताओं में सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। इसके अलावा सचिन पायलट, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खचियारवास, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, संयम लोढ़ा, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, राजेंद्र गुड़ा, बाबूलाल नागर, सुभाष गर्ग, धर्मेंद्र राठौड़ का नाम शामिल है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। दिसंबर 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका सचिन पायलट के साथ टकराव था। जुलाई 2020 में जब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गहलोत के नेतृत्व को लेकर बगावत की थी, तो उस दौरान गहलोत अपनी सरकार को बचाने में सफल रहे। गहलोत के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद से उनके त्याग पत्र देने पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पायलट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और जब दिसंबर 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तब पायलट ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा किया था। हालांकि गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें उप मुख्यमंत्री। उन्होंने अपने 18 समर्थक विधायकों के साथ जुलाई 2020 में गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। इसके बाद पार्टी आलाकमान ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन तथा राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी आलाकमान ने विधायकों से अलग अलग बातचीत कर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित कराने के लिए दिल्ली से जयपुर भेजा था। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब कई और पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट है तो दूसरा और सचिन पायलट का गुट है। दोनों गुटों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचतान रही है। इसी बीच अब बसपा भी राजस्थान में एक्टिव होने लगी है। वहीं मायावती के भतीजे आकाश
ने कुछ बड़े फैसलों के संकेत दिए हैं। दरअसल बीएसपी राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सोमवार को एक बैठक की, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी की एक राज्य इकाई के साथ बैठक की। इस संबंध में बसपा ने एक बयान जारी कर कहा कि बैठक में आनंद ने राज्यों को 2 जोन में विभाजित किया। पहले जोन में 16 जिले और दूसरे जोन में 17 जिले आते हैं। आकाश आनंद ने पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम और प्रदेश इकाई के प्रमुख भगवान सिंह बाबा को पहले जोन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके अलावा बसपा नेता अशोक सिद्धार्थ सुरेश आर्य और सीताराम मेघवाल को दूसरे जोन की जिम्मेदारी दी जाएगी। आकाश आनंद ने अनुशासनहीनता के लिए बसपा से निष्कासित किए गए 12 लोगों की वापसी की भी घोषणा की है। इस बैठक से आकाश आनंद ने कुछ बड़े फैसले लेने के संकेत दिए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव हमारे समाज के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अनुशासनहीनता राजस्थान की कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों की ओर से पार्टी विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव के लिए शर्त रखना अनुशासनहीनता थी। दिव्या मदेरणा कांग्रेस के दिग्गज नेता परसराम मदेरणा की पोती हैं। परसराम मदेरणा 1998 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। वहीं उस साल अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। दिव्या मदेरणा जोधपुर के ओसिया विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर से ही आते हैं। दिव्या को छोड़कर जोधपुर के सभी कांग्रेस विधायक गहलोत के साथ बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक आज अलग विधायकों के साथ हुई है, लेकिन ग्रुप में कभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में अविनाश पांडे और केसी वेणुगोपाल ने सभी विधायकों से अलग अलग मुलाकात की थी। उस समय किसी ने भी उन पर विधायकों के समूह से मिलने का दबाव नहीं डाला था। इस युवा विधायक ने पूछा कि जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए विधायकों को सीएम आवास पहुंचने की सूचना दी गई थी, कोई एजेंडा नहीं दिया गया था, फिर उन्हें कैसे पता चला कि ये बैठक गहलोत की जगह लेने के लिए बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि साल 1998 में भी एक लाइन का ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस समय के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मेरे दादा परसराम मदेरणा ने कहा था कि पार्टी आलाकमान का फैसला सर्वोपरि है। ये कांग्रेस में पहले कभी नहीं हुआ कि शर्तों के साथ प्रस्ताव पास किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूह के वित्तीय प्रबंधन के लिए राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। सीएम ने 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर महिला निधि की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि इस निधि से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति होगी। इसके माध्यम से समूह की महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता, स्वरोजगार व आय अर्जन गतिविधियों के लिए सुलभ व पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इससे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। राजस्थान महिला निधि का गठन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से किया गया है। राजस्थान उत्तर भारत का पहला राज्य है जहां महिला निधि की स्थापना की गई। सीएम गहलोत ने बजट 2022 और 23 में महिला की निधि की स्थापना के लिए आगामी 2 साल में 50 करोड़ रुपए का अंशदान उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इस घोषणा की अनुपालना में ये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में 40,000 रुपए तक का लोन 48 घंटे में व 40,000 रुपए से अधिक का लोन 15 दिवस की समय सीमा में आवेदित सदस्यों के समूह बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 33 जिलों में 2,70,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें 30 लाख परिवार जुड़े हैं। वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में 50,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें लगभग 6 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। राज्य में कुल 36 लाख परिवारों को उनकी आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध तरीके से राजस्थान लाभ मिलेगा। राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह के दौरान प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में जब 500 से अधिक स्कूली बच्चे टाइगर रिजर्व का भ्रमण करेंगे, इसको लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अधिकारियों ने तैयारियां कर ली हैं। इस शैक्षिक भ्रमण को लेकर बच्चों को वन्य जीव, वनस्पतियों, जंगल को करीब से जानने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में प्रतिदिन टाइगर रिजर्व का भ्रमण करवाया जाएगा,
जिसके लिए सवारी कंटेनर मंगाए गए हैं। 1 हफ्ते तक ये बच्चे वन्य जीव का भ्रमण कर सकेंगे, जबकि प्रदेश के अन्य विषधारी जंगलों में भी शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों को जंगल में घूमने का मौका मिलेगा। दरअसल बूंदी रामगढ़ विषधारी के रिजर्व बनने के बाद ये पहला मौका है जबकि इतनी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को ये भ्रमण करवाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ का कहना है कि हमारा बच्चों को वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस भ्रमण में टाइगर रिजर्व के आसपास बसे गांव कोरबा बफर के गांव के बच्चों को ले जाया जाएगा। वन्य जीव पर की जानकारी देने के लिए संबंधित रेंजर सहित वाइल्ड लाइफ का जज्बात मौजूद रहेगा, जिससे संबंधित स्कूल के बच्चे भ्रमण पर जाएंगे। अगले दिन वहां प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस भ्रमण में कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। राजस्थान के 4 टाइगर रिजर्व में कई प्रकार की विशेषताएं हैं जहां इन बच्चों को घुमाया जाएगा। इन टाइगर रिजर्व में बड़ी तादाद में बाघ, बाघिन का जोड़ा, रीछ, पैंथर, रियार, सियार, लोमड़ी, जरक, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर व नेवरा, चीतल, सांभर, नीलगाय सहित पक्षी मिलते हैं। वनस्पति की दृष्टि से भी इन जंगलों का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा खेर, जामुन, सालर, बड़, पीपल, गुलर सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। राजस्थान के उदयपुर समेत कई जिलों में घंगोर महोत्सव घर घर धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणगौर महोत्सव संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने जा रहा है। यूनेस्को की टीम ने सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भी मांग लिया है। उदयपुर में हुई यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज कॉन्फ्रेंस में पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने घंगोर महोत्सव का प्रेजेंटेशन दिया। यूनेस्को की टीम ने महोत्सव के प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर खुद प्रस्ताव मांग लिया। इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज कॉन्फ्रेंस में भारत सहित बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका के प्रतिनिधि शामिल हुए। उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने प्रेजेंटेशन में बताया कि उदयपुर, नाथद्वार, राजसमंद और जयपुर में हर साल घंगोर महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव की तरह गणगौर महोत्सव में भी उत्साह होता है। दुर्गा पूजा उत्सव को पिछले साल ही यूनेस्को ने अमृत विरासत सूची में शामिल किया था। उन्होंने बताया कि देश की रामलीला वैदिक मंत्रों के पाठ की परंपरा, केरल का कड़ियंटम, उत्तराखंड का रमाड़ त्योहार, केरल का मुड़ीडेहू और राजस्थान का कालबेलिया बौद्ध धर्म ग्रंथों के पाठ की परंपरा, मणिपुर के संकीर्तन, पंजाब का ठटेरा धातु, हस्तशिल्प, योग, नवरोज, कुंभ मेला और बंगाल का दुर्गा पूजा शामिल है। घंगोर पर्व होली के 15 दिन बाद आता है। अखंड सौभाग्य के लिए कुमारी लड़कियां और सुहागिन महिलाएं घर घर में घंगोर यानी कि शिव पार्वती की पूजा करती हैं। ईस्टर और गौर यानी कि शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति को 16 श्रृंगार कर सजाया जाता है और ये 16 दिन तक लगातार चलती हैं। शिखा सक्सेना के प्रेजेंटेशन से यूनेस्को की टीम बेहद प्रभावित हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।